जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो हमने होम साइंस की सीरीज अपनी स्टार्ट की है क्लास 6 to 12 उसको हमने कंटिन्यू रखी है। और साथ ही साथ हमने अभी तक जो हमारा क्लास 6 और जो 7th की बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया है। और हमने स्टार्ट किया है हमने हमारी क्लास 8th की बुक। और फ्रेंड्स, क्लास 8th की बुक में भी हमने हमारा जो चैप्टर 4th है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी क्लास 6 क्लास 7 की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको क्लास 6 और 7 में जितने भी चैप्टर हैं और उसमें जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कराए गए, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को देखिए। और हाँ, जब भी आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आप प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। क्योंकि अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स तो एक भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कि समझ में ही नहीं आ रहा। जब आप स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन जब आप उसको एंड तक नहीं देखेंगे तो कैसे ही कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 आप वीडियोस को देखिए सीरीज़ वाइज, जैसे मैंने एज इट इज़ कराया है वैसे ही आप देखिए। आप देखिएगा, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जाइए वीडियोस देखिए। और अभी जो आप सभी को पता है, हमने जो ये हमारी सीरीज हम कर रहे हैं ना, इसका हमारा टारगेट यही है कि एक बार जो हमारा होम साइंस का सिलेबस है, यानी क्लास 6 to 12 की जो हमारी होम साइंस की बुक है उसको हम पढ़ डालें। और उसको पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवीजन कर लें फ्रेंड्स। तो उसके बाद होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं फ्रेंड्स, हम हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 2022 में यानी कि 2022 में होने वाला था, जिन्होंने भी उनके फॉर्म भरे थे उनका एग्ज़ाम अभी हो रहा है 2024 में यानी कि 2024 में। तो फ्रेंड्स, उनको भी जो है वो एग्ज़ाम कब है, अप्रैल में। आप सभी को पता है, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप्स किए हैं तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि फाइनली उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है फ्रेंड्स, उससे उनकी पढ़ाई तो हो ही गई है सभी, क्योंकि 2 साल से वो पढ़ाई कर रहे हैं। बट उनको रिवाइज जब वो करेंगे ना, रिवीजन में उनको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो ये वीडियोस उनके लिए भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ आप सभी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए और ग्रुप में मिलकर स्टडी करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम बोलते हैं ना, ग्रुप में करते हैं तो हम बहुत अच्छा ही करते हैं, क्योंकि एकता में बहुत ही ताकत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, एक चीज़ और बोल रही थी, अगर आप अभी हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करें। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा जो हमारी क्लास 8th है उसका चैप्टर 5th में हम देखेंगे फ्रेंड्स प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड। ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इसको हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है। अब है वही, बट थोड़ा और अच्छे से इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने जो हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ते हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, बिकॉज रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। आप सभी जानते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। क्या था? चैप्टर 4 था हमारा प्रतिरक्षण का महत्व तथा टीके एडमिस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन एंड इंजेक्शन। ये हमने देखा था। प्रतिरक्षण का अर्थ एवं उनके प्रकार के बारे में हमने जाना था। कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, प्राकृतिक प्रतिरक्षण और कृत्रिम प्रतिरक्षण। इनको भी हमने देखा था। प्रतिरक्षण का महत्व क्या है वो हमने देखे थे। प्रतिरक्षण के उपाय, टीके, वेज ऑफ प्रिवेंशन, इंजेक्शंस, ये हमने देखा था। जिसमें हमने देखा था BCG का टीका, पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस B का टीका, TBT का टीका, रोगों के संपर्क में रहने वालों के बचाव के उपाय, यानी कि जो भी रोगी है उसके साथ में अगर आप रहते हैं तो उससे अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उनके उपाय के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था इसी चैप्टर का हमारा स्मरणीय तथ्य, यानी कि जिसको आप मेमोरेबल फैक्ट
भी कह सकते हैं, नाम से ही पता चलता है। मेमोरेबल फैक्ट्स यानी कि ध्यान रखने योग्य बातें। और साथ ही साथ हमने देखी थी इस चैप्टर की प्रश्नावली, जिसमें हमने कुछ जो है हमारे प्रश्नावली हमने सॉल्व की थी और आपको एज अ होमवर्क के रूप में हमने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए थे। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे मैंने आपको बताया हम पढ़ने वाले फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड, सामान्य रूप से कोई भी दुर्घटना होने अथवा आकस्मिक बीमारी होने पर डॉक्टर अथवा चिकित्सक के पास जाया जाता है, परंतु हर समय चिकित्सक अथवा डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। डॉक्टर अथवा चिकित्सक को रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास ले जाने में काफी समय लग सकता है, परंतु दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सहायता दुर्घटना स्थल पर ही उपस्थित व्यक्तियों द्वारा तुरंत दी जाती है। इस प्रकार की तुरंत दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। आकस्मिक रूप से रोगी अथवा घायल हुए व्यक्ति को डॉक्टर अथवा चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता एवं उपचार को ही क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास 8 और क्लास 7 में इसको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक सामग्रियाँ क्या क्या होती। प्राथमिक चिकित्सक के पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसके फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए निम्नलिखित सामग्रियाँ होनी चाहिए। कौन सी? स्वच्छ रुई, पट्टियाँ, कैंची, कपचियाँ, दिया, सलाई, पैड्स, सुई, स्प्रिट, टिंचर, आयोडीन, आयोडेक्स, ग्लिसरीन, गिलास, विक्स, कोटोपायरीन, मरहम, गर्म पानी की रबड़ की बोतल, ग्लूकोज, बर्नाल, सिवाजाल पाउडर, डिटॉल, बर्फ की टोपी, एनासिन, कोरामिन, अमृत धारा, एंट्रोबायोफॉर्म। फर्स्ट एड बॉक्स प्राथमिक चिकित्सा के लिए पूरा दवाई घर होता है। इस बॉक्स से प्राथमिक उपचार करने में बड़ी सुविधा होती है। प्रत्येक घर और विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य होना चाहिए। अब देखते हैं घरेलू दुर्घटनाओं में प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड इन होम इंसिडेंट्स। नंबर 1, निर्जलीकरण। शरीर में किसी कारण से जल की मात्रा एकदम कम हो जाने को ही क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहते हैं। असामान्य दशा में शरीर में जल की मात्रा कम हो जाना बहुत हानिकारक होता है। शरीर का जल उल्टी या पतले दस्तों के माध्यम से निकल जाने पर क्या होता है? निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसको हम कहते हैं पानी की कमी हो गई है। निर्जलीकरण के लक्षण क्या है? अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो उसके लक्षण क्या है? व्यक्ति का मुख सूखने लगता है, रोगी को प्यास बहुत लगती है, व्यक्ति की त्वचा शुष्क पड़ जाती है, रोगी के चेहरे की चमक उड़ जाती है तथा उसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे पड़ जाते हैं, रोगी को मूत्र आना बंद होने लगता है, यानी कि उसको टॉयलेट लगना बंद हो जाता है, पेशाब करना बंद कर देता है, वो रोगी के शरीर में पसीना निकलना बंद हो जाता है। प्राथमिक उपचार, यानी कि जब निर्जलीकरण हो जाए तो हमें क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? क्योंकि हम पढ़ी फर्स्ट एड रहे हैं। रोगी को उल्टी दस्त बंद करने की दवाई देनी चाहिए, रोगी को तरल पदार्थ अधिक पिलाने चाहिए, यानी कि लिक्विड। रोगी को जल में इलेक्ट्रॉल पाउडर या जीवन रक्षक घोल जल्दी जल्दी पिलाते रहना चाहिए। रोगी को नारियल का पानी, मट्ठा और नींबू पानी पिलाना चाहिए। रोगी को तुरंत कुशल डॉक्टर के पास ले जाकर चिकित्सा प्रारंभ करा देनी चाहिए। तेज ज्वर, ये तो हमने पढ़ा कि जब निर्जलीकरण हो जाए यानी कि पानी की कमी शरीर में हो जाए तब ये उपाय करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तेज ज्वर, यानी कि बहुत तेज फीवर आ गया तो हमें कैसे फर्स्ट एड देना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का तापक्रम यदि इससे अधिक हो जाता है तो उसे ज्वर या बुखार कहते हैं। कभी कभी किसी कारण से व्यक्ति के शरीर का तापक्रम बहुत अधिक बढ़ जाता है, इस दशा को तेज ज्वर की दशा कहा जाता है। सामान्य रूप से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापक्रम को तेज ज्वर की दशा माना जाता है। प्राथमिक उपचार, ज्वर या बुखार आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं तथा भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले ज्वर का उपचार भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, परंतु तेज ज्वर को तुरंत घटाने के लिए निम्नलिखित प्राथमिक उपचार अवश्य किए जाने चाहिए। नंबर 1, तेज ज्वर को घटाने के लिए व्यक्ति को खुले हवादार स्थान पर आराम से लेटाना चाहिए। नंबर 2, तेज ज्वर की दशा में रोगी के माथे तथा सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी जानी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इस कपड़े को बार बार ठंडे पानी द्वारा ठंडा किया जाता है जब तक रोगी का ज्वर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ना हो जाए, तब तक यह क्रिया दोहराते रहना चाहिए। नंबर 3, तेज ज्वर को कम करने के लिए पूरे शरीर को स्पंज भी किया जा सकता है, यानी कि पोंछा जा सकता है। इसके लिए ठंडे पानी में किसी तौलिए को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है तथा उस तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा जाता है। यह क्रिया भी बार बार दोहराई जाती है। स्पंजन, कौन सी क्रिया? स्पंजन की क्रिया, यानी कि शरीर को पोंछना।
नंबर 4, तेज ज्वर को कम करने के लिए बर्फ की टोपी या थैली भी इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से तेज ज्वर घट जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लू लगना यानी कि सन स्ट्रोक अगर किसी को हो गया तो आप क्या प्राथमिक उपचार यानी कि उसको फर्स्ट एड देंगे। कड़ी गर्मी के दिनों में धूप में अधिक समय तक रहने से लू लग जाती है और किसी भी प्रकार की तीव्र गर्मी में अधिक समय तक रहने से गर्मी लग जाती है। लू अथवा गर्मी लगने पर आहत को तीव्र उद्विग्नता का अनुभव होता है। लू लग जाने पर तुरंत उपचार न हो पाने की स्थिति में कभी कभी संबंधित व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। यहाँ लू तथा गर्मी लगना दोनों का पृथक पृथक उल्लेख किया गया। लक्षण, लू लगने के निम्नलिखित लक्षण। लू लगने पर आहत को बहुत यानी कि जिसको लू लगी है बहुत घबराहट होती है और सिर में पीड़ा होने लगती है। नंबर 2, जो आहत यानी कि जिसको लू लगी है आज को चक्कर आने लगते तथा उसका जी मचलाता है, चेहरा लाल हो जाता है तथा त्वचा जो है शुष्क और गर्म हो जाती है। शरीर का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है जिसके कारण आहत सांस लेने के लिए हांफता है। मुख तथा शरीर में खुश्की का अनुभव होता है तथा प्यास बहुत लगती है। कभी कभी रोगी क्या होता है अचेत हो जाता है यानी कि अनकॉन्शियस हो जाता है जब उसको लू लग जाता है। अब इसका प्राथमिक उपचार देखते हैं यानी कि किस तरह उसको प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड दिया जा सकता है। आहत को ठंडे और छायादार स्थान में लिटा देना चाहिए और उसके वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। आहत मतलब कौन है, मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आहत का मतलब जिसको ये बीमारी हुई है वो स्वयं उसी को आहत बोल रहे हैं यहाँ पे। ढीले कर देने चाहिए अथवा यथासंभव उतार देनी चाहिए। आहत के सिर तथा गर्दन पर बर्फ या ठंडे पानी में भी भीगे हुए कपड़े रखने चाहिए अथवा उसे गीली चादर में लपेटकर पंखा झलना चाहिए यानी कि चलाना चाहिए। परंतु यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आहत के शरीर का तापमान एकदम कम ना हो जाए। रोगी को शीतल पेय पदार्थ पीने को देना चाहिए। आम का पन्ना पीने के लिए देना चाहिए। यदि आहत को ठीक होने में अधिक विलंब हो रहा है तो तुरंत चिकित्सक को बुलाना चाहिए। नंबर 4 देखते हैं क्या है, जलना झुलसना यानी कि बर्न सनबर्न, इनके बारे में देखते हैं। आग की लपट, गर्म बर्तन, गर्म पानी व शुष्क ताप आदि के जलने से जलन होती है। हाथ तथा चेहरे का जलना सभी अंगों की अपेक्षा गंभीर होता है। इस प्रकार जलने से घबराहट अधिक होती है। जलना भी कई प्रकार का होता है। नंबर 1, त्वचा लाल रंग की हो जाती है तथा साथ साथ उस पर फफोले भी पड़ जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो स्किन है ये लाल हो गया और इस पर फफोले यानी कि फोड़े हो गए। नंबर 2, चाहे थोड़ा जले या अधिक उसके स्नायु तंतु नष्ट हो जाते हैं। जलना, जब शरीर का कोई भाग सीधे आगे गर्म धातु या बिजली के संपर्क में आता है तब त्वचा जल जाती है या उस पर फफोले पड़ जाते हैं। झुलसना, जब कोई उबलता हुआ तरल पदार्थ शरीर पर गिर जाता है इससे त्वचा जलती नहीं वरन झुलस जाती है जिससे त्वचा लाल हो जाती है। जलने तथा झुलसने से बहुत तीव्र जलन तथा पीड़ा होती है। जलन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन सी? साधारण जलन, विशेष जलन और विषम जलन। तो साधारण जलन से देखते हैं, मामूली जल जाना जिसमें त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते। रोटी सेकते समय, भाप या तवे से उंगली छूते समय जल जाती है। उपचार, देसी घी, कच्चा आलू पीसकर हींग का पानी या गीला आटा लगा लेना चाहिए। नंबर 2, विशेष जलन, इसमें जलने पर तुरंत फफोले पड़ जाते हैं। उपचार, फफोले फोड़े न जाने कि जो फोड़े हो गए उनको फोड़ा ना जाए, फफोलों को अंदर के घाव की रक्षा फफोले ही करते हैं। इससे पर पानी नहीं डालना चाहिए, तेल का पदार्थ भी नहीं लगाना चाहिए। वरनाल या कच्चा आलू पीस कर लगाएं। नारियल का तेल व चूने का पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और लगाएं। नंबर 4 देखते हैं, 500 ग्राम पानी में 10 ग्राम खाने का सोडा मिलाकर कपड़ा भिगोकर फफोलों पर रखें, आराम मिलेगा। नंबर 3, विषम जलन, यह जलन बहुत कष्ट देती है। इसमें शरीर के तंतु तथा स्नायु तक जल जाते हैं। यदि चेहरा, पेट और हाथ जल जाए तो स्थिति अत्यंत कठिन हो जाती है। इसका उपचार क्या है? प्रयत्न यही किया जाए कि तुरंत डॉक्टर की सहायता मिल जाए। नंबर 2, घायल को ठंडा पेय पीने को दें। यदि रोगी को घबराहट अधिक हो तो ग्लूकोज का पानी पीने को दें या बर्फ चूसने को दें। तो देखा आपने, जलन भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साधारण जलन और साथ ही दो देखा हमने, विशेष जलन और विषम जलन। तो जलन कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 3 प्रकार की, साधारण, विशेष और विषम जलन। अब देखते हैं नंबर 5 जो हो जाता है, जल जाते हैं हम, सिर में चोट लगना यानी कि जो नॉर्मल जो हमारा दुर्घटना होती है उसके बारे में नंबर 5 है, सिर में चोट लगना। हेड इंजरी, सिर में चोट लगना एक गंभीर दुर्घटना है। यदि सिर की चोट आंतरिक हो अर्थात उसका प्रभाव मस्तिष्क पर
हो तो कभी कभी स्थिति जो है अत्यधिक गंभीर हो जाती है। मस्तिष्क यानी कि जो सर में लगने वाले आघात से व्यक्ति को चक्कर आने लगता है अथवा मूर्छित हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उल्टियां भी करने लगता है। कभी कभी सिर की चोट से नाक, कान अथवा मुंह से रक्त बहने लगता है, यानी कि खून निकलने लगता है। इसका प्राथमिक उपचार क्या है देखते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कुर्सी पर सीधा बैठाना चाहिए ताकि सिर ऊपर की ओर उठा रहे। किसी साफ कपड़े की तह करके ठंडे पानी में भिगोकर घायल व्यक्ति के सिर पर रखना चाहिए। नंबर 3, घायल व्यक्ति के कपड़े ढीले कर देने चाहिए। नंबर 4, यदि सिर की चोट से रक्त बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5 देखते हैं, यदि सिर की चोट के कारण व्यक्ति मूर्छित हो गया हो तो मूर्छा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, हड्डी टूटना, बोन्स फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, यानी कि फ्रैक्चर के बारे में जानते हैं। बोन्स फ्रैक्चर के बारे में, मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से बना है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो परस्पर संबद्ध होकर अस्थि संस्थान अथवा कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। हड्डियां त्वचा एवं मांसपेशियों से ढकी रहती है तथा बाहर से दिखाई नहीं देती, परंतु शरीर के किसी भी अंग को दबाकर अथवा टटोलकर उस अंग की हड्डी का अनुभव किया जा सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? जहाँ से हड्डी टूटती है वहाँ तीव्र पीड़ा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ा हो। यदि उस स्थान को छुआ जाए तो संबंधित अंग में पीड़ा बढ़ती है। नंबर 2, जिस अंग की हड्डी टूटती है उस अंग की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। नंबर 3, जिस अंग की हड्डी टूटती है उस अंग को हिलाने से हड्डी में चरमराहट होती है, अर्थात टूटा हुआ अंग अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। नंबर 4, अनेक प्रकार जिस अंग की हड्डी टूट जाती है वह अंग इधर उधर लटक जाता है, अर्थात सीधा नहीं रह पाता। नंबर 5, अनेक बार अस्थिभंग होने वाले स्थान पर त्वचा का रंग कुछ नीला सा हो जाता है। अस्थिभंग मतलब जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है तो वहाँ का जो स्थान है उस त्वचा का वो क्या हो जाता है, वो नीला पड़ जाता है। ऐसा अस्थिभंग के कारण ऊतकों के नीचे रक्तस्राव होने के कारण होता है। प्राथमिक उपचार क्या है? हड्डी टूटने पर रोगी का बड़ा सावधानी से इलाज करना चाहिए ताकि चोट और अधिक न बढ़ जाए। नंबर 2, हड्डी के टूटने का उपचार तुरंत ही उसी स्थान पर कर देना चाहिए जहां पर घटना हुई हो। नंबर 3, अस्थिभंग के स्थान यदि रक्तस्राव भी हो रहा हो तो पहले रक्तस्राव को रोकना चाहिए तथा घाव पर पैड रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि घाव में संक्रमण न हो। नंबर 4, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रखने के लिए खपच्चियों को कसकर प्रभावित स्थान पर बांध देना चाहिए ताकि टूटी हुई हड्डी हिलडुल ना सके। नंबर 5, रोगी को शीघ्र डॉक्टर के पास क्या करना चाहिए? ले जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। चलिए फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर के हमारे स्मरणीय तथ्य और प्रश्नावली। स्मरणीय तथ्य यानी मेमोरेबल फैक्ट मैंने आपको बहुत बार बताया है, यानी कि ध्यान रखने योग्य बात, नाम से ही याद पता चल रहा है। मेमोरेबल यानी कि मेमोरी में फीड करने योग्य बातें कौन कौन सी हैं देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर विभिन्न प्रकार के संघर्ष एवं जोखिम भरे कार्य करने पड़ते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स प्राथमिक चिकित्सा के लिए पूरा दवाई घर होता है। सामान्य रूप से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापक्रम को ही तेज ज्वर की दशा माना जाता है, यानी कि अगर बुखार आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तभी माना जाएगा कि तेज बुखार हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्मरणीय। देखते हैं इसकी प्रश्नावली। सही विकल्प पर सही का चुन। निर्जलीकरण से शरीर में कमी होती है किसकी? पानी की, खाने की, चाय की, दूध की। तो किसकी कमी होती है फ्रेंड्स? तो निर्जलीकरण से शरीर में कमी होती है किसकी? पानी की। नेक्स्ट देखते हैं, लू लगने को कहते हैं क्या कहते हैं? गर्मी लगना, ठंड लगना, बारिश लगना, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स लू लगने को कहते हैं कि गर्मी लग गई है। अब देखते हैं सही गलत। किसी भी दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। देखते हैं, निर्जलीकरण का अर्थ है शरीर में जल का अभाव होना या जल की कमी होना। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। निर्जलीकरण की दशा में प्राथमिक उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या रॉन्ग है? निर्जलीकरण की दशा में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। लू लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रश्नावली। और ये देखिए प्रश्नावली के साथ साथ जो है ये है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैं आपको हमेशा एज अ होमवर्क के रूप में देती हूँ। तो आप इनको सॉल्व कीजिए
क्या है हमारा प्राथमिक उपचार की आवश्यकता कब होती है, हमने पढ़ा जस्ट किन दशाओं में निर्जलीकरण होने की आशंका रहती है वो भी पढ़ा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान और तेज ज्वर से क्या आशय है। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, इन सारे ही टॉपिक को हमने पढ़ा है। प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। आप ही चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, चाहे क्या आपको इनका स्क्रीनशॉट फ्रेंड ले ही लेना चाहिए जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 5 का, ये हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई क्या हो फ्रेंड्स, उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो, बन सके, उनकी भी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। जितने भी हमारे होम साइंस के हमारे दोस्त हैं, उन सभी की पढ़ाई में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ हमारे साथ इस सीरीज के माध्यम से बने रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला आपको मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में स्वच्छता। हमने चैप्टर 5 फिनिश कर लिया, अब हम देखेंगे चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 में हम देखेंगे स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस के बारे में हम जानेंगे। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।